कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और उस पर बताते हैं किस तरीके से जहां पर आवश्यकता है उस पर चर्चा भी हम करते हैं। पूरी जानकारी जो है आपको दी जाती है। आज की अगर बात की जाए, हम सभी जानते हैं कृषि क्षेत्र में किस तरीके से संभावनाएं नजर आती हैं और इसके विकास और विस्तार के लिए लगातार सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। लेकिन अक्सर देखा जाता है हमारे कृषि क्षेत्र में जो अलग अलग उत्पाद हैं या फसलें हैं, वहां पर नुकसान जब किसान को उठाना पड़ता है तो उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए या उस नुकसान को क्या हम मुनाफे में भी तब्दील कर सकते हैं। इसी के लिए शुरुआत की गई, खासतौर से प्रसंस्करण की जब हम बात करते हैं, और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। बाकायदा इन तमाम फसलों के लिए या उत्पादों के लिए हम देख सकते हैं जो ऑपरेशन ग्रीन्स की भी शुरुआत की गई, जिससे किसान के नुकसान की भरपाई हो सके और एक प्राथमिक स्तर पर हम मान सकते हैं जो किसान हैं उनकी जो फसलें हैं उनको तवज्जो दी जाए। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और आपको बता दें इस बार बजट में 22 नए ऐसे कृषि उत्पादों को शामिल करने की बात कही गई है ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत, जहां पर नुकसान की संभावना ज़्यादा रहती थी। इसके बारे में हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। To boost value addition in agriculture and allied products and their exports, the scope of Operation Green Scheme that is presently applicable to only tomatoes, onions and potatoes will be enlarged to include 22 perishable crops. तो जाना आपने, अब नए 22 कृषि उत्पाद जो हैं उनको इससे जोड़ा जाएगा, जिससे और ज़्यादा लाभ हमारे किसानों को मिल सकेगा। लेकिन कैसे ये पूरी प्रक्रिया होगी और कितना लाभ हमारे जो किसान हैं वो अर्जित कर सकेंगे, इसके बारे में एक खास पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे सभी खास मेहमान जो है उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज जोशी जी, आप अतिरिक्त सचिव हैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार में। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर रजनी चोपड़ा जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं निफ्टेम से। और मौजूद हैं धर्मवीर जी, आप प्रगतिशील किसान हैं, तकनीकी ज्ञान हासिल कर कोशिश में लगे हुए हैं कृषि क्षेत्र का और कैसे विकास विस्तार हो सकता है। तो खास पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बात की जाती है या ऑपरेशन ग्रीन्स को अगर हम देखें, क्या नया संभावना जो है, या हम कह सकते हैं एक नई असीम संभावनाएं तो नज़र आती हैं, लेकिन नए द्वार जो किसानों के लिए खुलेंगे उनसे कितना लाभ मिल पाएगा। लेकिन आइए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। टमाटर, आलू और प्याज प्रमुख फसलों में गिनी जाती है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें टॉप फसलों का नाम दिया है। लेकिन टमाटर, आलू और प्याज ऐसी फसलें हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। बेहतर भंडारण या प्रसंस्करण के बिना इनको लंबे समय तक सुरक्षित रख पाना काफी मुश्किल है। यही वजह है कि ऐसे इलाके जहां इन फसलों की अधिक उपज होती है, वहां के किसान कई बार औने पौने दाम में इन फसलों को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। उत्पादन और आपूर्ति के इसी असंतुलन को दूर करने और भंडारण, प्रसंस्करण और यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू किया था। इस योजना का दायरा बढ़ाया गया और इसमें आलू, टमाटर और प्याज के साथ साथ तमाम फलों और सब्जियों को भी शामिल किया गया। इसीलिए ऑपरेशन ग्रीन्स को टॉप से टोटल कहा जाने लगा है। बजट 2021-22 में ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम को जल्दी खराब होने वाली 22 उत्पादों तक विस्तारित किया गया, जिससे कृषि और इससे संबंधित उत्पादों में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल सके। ऑपरेशन ग्रीन्स खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से संचालित हो रहा है। इसका जिक्र सबसे पहले 2018-19 के बजट में किया गया था और इसका उद्देश्य टॉप फसलों यानी आलू, प्याज और टमाटर की आपूर्ति में स्थिरता लाना था। इस योजना के तहत सरप्लस वाले इलाकों से कम उपज वाले इलाकों में स्थित बाजारों तक यातायात में 50% की सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा भंडारण पर भी 50% सब्सिडी का प्रावधान है। यातायात पर सब्सिडी मिलने के बाद किसान दूर दराज के ऐसे बाजारों तक अपनी फसल पहुंचा पा रहे हैं जहां बेहतर भाव मिल रहा हो। टॉप से टोटल के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत 500 करोड़ का प्रावधान किया गया था। दूसरी ओर खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरे देश के जिलों में फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए क्लस्टरों का निर्माण करने पर जोर दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के तहत लाखों सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता की जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब ऐसी तकनीक से है जिसमें खाने की वस्तुओं की प्रोसेसिंग कर उसे नए रूप में पेश किया जाता है। भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उत्पादन, वृद्धि, खपत और निर्यात की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में फल, सब्जियां, मसाले, दूध व दूध से बने उत्पाद, मिठाई, चॉकलेट और सोया आधारित उत्पाद आदि शामिल हैं। सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया गया था। भारत को एक मजबूत खाद्य अर्थव्यवस्था और विश्व की फूड फैक्ट्री बनाने के लिए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को मेक इन इंडिया का एक प्रमुख क्षेत्र बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर फोकस कर रहा है ताकि कृषि क्षेत्र तेजी से विकास करे और किसानों की आय दोगुनी करने में सरकार की पहल सफल हो सके। तो जाना आपने, अगर हम बात करते हैं ना सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन बल्कि इसके साथ साथ जब खाद्य प्रसंस्करण की बात की जाती है और उसी में अब नए 22 ऐसे कृषि उत्पादों को जोड़ने की बात कही जा रही है, इससे कितना लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑपरेशन ग्रीन की अगर बात की जाए, क्या इसका उद्देश्य रहा था और कैसे हम मान सकते हैं कि इसका अब विस्तार जो है वो किया जाएगा। इस बारे में सबसे पहले मनोज जी आपसे हम जानना चाहेंगे। ऑपरेशन ग्रीन की बात की जाए या खाद्य प्रसंस्करण की हम बात करते हैं, लगातार जो एक आवश्यकता है वो चली आ रही थी, लेकिन सरकार ने इस आवश्यकता को समझा और एक नई पहल, नई शुरुआत हम मान सकते हैं। ऑपरेशन ग्रीन में टॉप स्कीम में तो जैसे आपको पता है कि आलू, प्याज, टमाटर के को एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। उसमें 2 इनिशिएटिव थे, एक तो शॉर्ट टर्म और इंटरवेंशन और एक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन। शॉर्ट टर्म में ये था कि जब कीमतें एकदम से ज़्यादा गिर जाएं पिछले सालों के मुकाबले, तो उसमें किसान को ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए कुछ सपोर्ट दिया जाए। लॉन्ग टर्म में ये था कि वहाँ इन्वेस्टमेंट हो स्टोरेज में, प्राइमरी प्रोसेसिंग में, उसके उत्पाद बनाने में, इस सब में इन्वेस्टमेंट हो ताकि फार्मर को सिर्फ बाज़ार में बेचने के अलावा भी दूसरी एवेन्यूज़ मिल सकें जी। तो इसके एक्सपीरियंस के बाद ये लगा कि फल सब्जियां जो आलू, प्याज, टमाटर के अलावा दूसरी फल सब्जियां हैं, उसमें प्रॉफिट तो किसान को बहुत होता है, मुनाफा तो बहुत है, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। एक तो वो समस्या है। दूसरा, जो कीमत किसान को मिलती है और जो कंज्यूमर पे करता है जी, उसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। कई बार तो जैसे हमने देखा है कि कोई, जैसे हमने केले की फसल देखी, छत्तीसगढ़ से दिल्ली आती है जी, तो किसान तो बेच रहा है केला 5 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपये किलो में, और दिल्ली में केला जो आपको बाजार में मिल रहा है 40 रुपए किलो जी। तो ये जो गैप है, अगर इस गैप को हम थोड़ा भी रिड्यूस कर पाएँ जी, और फसल का जो नुकसान हो रहा है मूवमेंट में, उसको कुछ कम कर पाएँ, और थोड़ा फसल जो बी ग्रेड, सी ग्रेड की है वो प्रोसेसिंग में जा पाए, तो इससे किसान को जो मूल्य मिलने वाला है उसमें बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यानी शुद्ध लाभ जो है एक किसान के लिए उसको बढ़ा हम सकते हैं, और उसके लिए जब खाद्य प्रसंस्करण की बात की जाती है तो उसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी। लेकिन कैसे, देखिए, जो जानकारी है वो मुहैया कराई जाती है, किसानों को हर तकनीकी जानकारी जो है वो भी दी जाती है। इस बारे में रजनी जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे। निफ्टेम की भी अगर बात की जाए, या किस स्तर पर आप देखती हैं हमारे देश में जब खाद्य प्रसंस्करण की बात की जाती है, कितनी संभावनाएं, और हमारा जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पर हम कितना हम मान सकते हैं कि अभी उनका सिर्फ जो जानकारी है उसका हमारे किसान उपयोग कर पाते हैं? जी बिल्कुल, ये जो हमारे फसलें हैं, कुछ ऐसी फसलें जो कि बहुत कम टाइम के लिए उनको स्टोर किया जा, प्रसंस्करण बहुत ज़रूरी है, जिनका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, जैसे कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो हमारी जैसे सबसे पहले जो फसल, 3 मेन फसलों की बात करें, टोमेटो, प्याज और इसकी आलू की, तो ये चीज़ें जो थी बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाली। शुरुआती दौर में इन तीन चीज़ों पे कि इनका प्रसंस्करण किया जाए तो किसानों को बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। और अगर
फार्म लेवल पे उनकी ग्रेडिंग हो जाए कि जो कौन सा मार्केट में जाना है और उसका जो टाइम पीरियड है वो कम कर दिया जाए। किसान से लेके कंज्यूमर तक आने में जो समय लगता है अगर वो कम हो जाएगा तो डेफिनेटली किसान को बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा और कंज्यूमर को भी कम प्राइस में मिलेंगी। और प्रसंस्करण अगर ग्रेडिंग हम करते हैं, जैसे दो लॉन्ग टर्म गोल है सरकार का कि ग्रेडिंग और प्राइमरी प्रोसेसिंग करने से क्या होगा कि उसी फार्म पे कंजम्पशन सेंटर में ले जाके वहाँ पे ग्रेडिंग हो जाएगी, तो उसका प्राइमरी प्रोसेसिंग से भी हमारा किसानों को लाभ, उनको जो फसल है ग्रेड करके उनको अच्छे दाम मिलेंगे, उसके खराब होने के बजाय उसके दाम में बढ़ोतरी होगी, तो किसान को बिल्कुल फायदा होगा इससे। जी बिल्कुल। पहले अगर हम श्रेणीकरण की बात करते हैं, देखिए किसान अब जागरूक हो चले हैं, श्रेणीकरण वो अपनी फसल का करना जानते हैं, लेकिन फार्म गेट पर सुविधा देने की बात कही जाती है और उसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। हमारे साथ यहाँ प्रगतिशील किसान भी आज जुड़े हैं कार्यक्रम में। आपसे भी हम जानना चाहेंगे धर्मवीर जी, अगर बात की जाए कितना आपको लगता है जो हमारे किसान हैं अगर प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे जाएं, आप खुद भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कितनी संभावनाएं हैं और आखिर आज के समय की मांग को देखते हुए कितना ज़रूरी कि हर एक किसान जो है इस बारे में जाने और आगे बढ़े? देखिए, प्रोसेसिंग करना एक तो खेत है, अब जब खेत में अपना ग्रो कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट उसको वहीं पर ही हमारे पास सोर्स होता है पानी का, ट्यूबवेल होता है हमारे पास जिससे हम खेतों की सिंचाई करते हैं, जो मीठे पानी होते हैं हमारे एक क्षेत्र में, तो ऑन द स्पॉट उसकी वॉशिंग करके अच्छे पानी से, साफ पानी से, और ऑन द स्पॉट इसको प्रोसेसिंग करें। हमने वहाँ पर अपनी एक मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन लगाई हुई है, तो उससे हम लोग जो है प्रोसेसिंग करके फिर उसको अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके मार्केटिंग करते हैं जी। अब जाहिर है, देखिए अब लहसुन है, हम थोड़ा किसान के नाते जो सीजन चल रहा है अभी लहसुन का है, तो हम क्या करते हैं अपने लहसुन के ग्रीन लीफ को कटिंग करके उसको ड्राई कर लेते हैं और फिर उसके पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको भी मार्केटिंग करते हैं ग्रीन लीफ पाउडर का। और जो मेरे किसान भाई हैं वो सारे को वेस्ट में फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम जो है ना अपनी लहसुन को तुरंत ही जो है ना प्रोसेसिंग में लेते हैं, जिससे हम ब्लैक गार्लिक भी बनाते हैं और इससे हम जो है ना ब्लू गार्लिक बनाते हैं। तो इस तरह के हम गार्लिक के प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ में मैंने तुलसी ग्रो की हुई है, यानी कई सारे जो उत्पाद हैं देखिए वो हम तैयार कर लेते हैं। और जब प्रसंस्करण के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लगातार, इसलिए हम कह रहे हैं असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उनकी जानकारी कैसे किसानों को दी जाती है, इस बारे में भी मनोज जी आपसे हम जानना चाहेंगे। आपने भी बताया कि कितना महत्व है अगर हम खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं, और जब ऑपरेशन ग्रीन को देखा जाता है तो कैसे किसान जो है उस तक ये जानकारी पहुँचाने की कोशिश की जाती है, कौन से अलग अलग माध्यम है और कैसे यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होती है? तो ऑपरेशन ग्रीन में जो हमारा फोकस है वो, जैसा मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बड़ा ज़रूरी है कि एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है हमारी इसमें ऑपरेशन ग्रीन में। सबसे पहला तो जैसे हमारे धर्मवीर जी ने बताया कि सबसे प्रमुख इशू किसान के लिए कि वो कौन से वैरायटी ग्रो कर रहा है। अगर वही सब्जी ग्रो कर रहे हैं या वही फल ग्रो कर रहे हैं, उसी फल में कुछ तो प्रोसेसेबल वैरायटी होती हैं, कुछ प्रोसेस नहीं हो सकती। तो अगर वहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगानी है तो प्रोसेसेबल वैरायटी ग्रो हो ये और उसका अडॉप्शन हो। ICR के इतने इंस्टीट्यूट्स ने वैरायटीज़ डेवलप कर रखी हैं, उनका डेवलपमेंट हो, एक तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, ऐसी वैरायटी जो ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज कम हो, दिखने में अच्छी हो और उसकी लाइफ लॉन्गर हो, और वो जो सीज़न का पीक आता है उसकी बजाय अगर थोड़ा वेरिएशन वाले समय में उगाई जा सके तो इन सब से किसान को बड़ा फ़ायदा होता है। तो वैरायटी जो किसान फल सब्जी में ग्रो कर रहा है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए कौन सी किस्म का आप चयन करते हैं? टॉप में अगर हम शामिल आलू की भी बात करें, चिप्सोना एक ऐसी किस्म जो कि प्रसंस्करण के लिए काफ़ी बेहतर मानी जाती है, लेकिन अब देखिए अब इसकी जानकारी जो है वो किसानों को हो चली है। किसान चाहता है कि अगर ज़्यादा दाम लेना है तो प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा और उसके लिए फिर चिप्सोना जैसी जो किस्में हैं इनका चयन वो करते हैं, लेकिन हर एक स्तर पर जो जानकारी है वो किसानों को दी जा रही है। रजनी जी, आपसे भी हम यहाँ जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि संभावनाएँ तो हमारे पास हैं, लेकिन किसानों के जब जुड़ने के रुझान की हम बात करते हैं, किस तरह का रुझान उनका आपको नज़र आता है और क्या आवश्यकता वहाँ पर, कैसे उस रुझान को हम बढ़ा भी सकते हैं? बिल्कुल, किसानों का एक्चुअली जो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग्स दे के, जैसे हमारे निफ्टेम में भी हम लोगों ने काफ़ी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी देते हैं और प्रसंस्करण के लिए, जैसे जहाँ किन्नू, जिस एरिया में बहुत किन्नू होता है वहाँ पे उस किन्नू को वहीं प्राइमरी प्रोसेसिंग फार्म गेट पे करके उसका प्यूरी बना के, पल्प बना के, आगे उसको ज़्यादा उसके प्रोडक्ट ना बना के एक मेजर प्रोडक्ट पे फोकस करके उसको आगे दिया जा सकता है। तो खाद्य प्रसंस्करण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जिससे किसान को भी, और ये जो इस स्कीम के तहत जो फार्म गेट
फार्म गेट अप्रोच है, फार्म गेट का जो इसमें एक रखा गया है प्रावधान, उससे किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब ये फार्म गेट एस्टैब्लिश करेंगे, जब प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनेंगे यहाँ पे, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, तो जो प्रोड्यूसर्स क्लस्टर्स जो होंगे उनके उससे किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन क्लस्टर्स के जरिए वो अपना प्रोसेसिंग भी उसी दायरे में कर पाएंगे और अपनी जो खेत क्रॉप है उसको बचा पाएंगे खराब होने से। सो प्रसंस्करण के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे किन्नू प्रोसेसिंग हो गया, देन आपके टोमेटो प्रोसेसिंग है, जैसे आपने चिप्सोना की वैरायटी की बात करी, तो आलू जब आता है एक पीक सीजन पे, उस टाइम पे किसानों को अच्छा नहीं मिलता है, तो ऐसी वैरायटी ग्रो करें जिसका जो मैच्योरिटी हो थोड़ा कुछ टाइम के उसका टाइम पीरियड हो, जैसे मैच्योरिटी पीरियड एक ही बार, सो हर वैरायटी का एक अपना टाइम पीरियड होता है मैच्योर होने का। एंड जैसे कि अगर चिप्स के लिए आपने सो इस एक्चुअली स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि आप टारगेट कर सकते हैं कि मुझे आलू ग्रो करना है चिप्स बनाने के लिए, तो आपको जानकारी दी जाएगी, आपको जानकारी होगी कि आपने चिप्सोना ही ग्रो करना है, जो कि आगे सो जो आप क्रॉप अपना लगा रहे हैं खेतों में, उसका आगे पूरा रूट बन जाएगा, चैनल बन जाएगा, जिससे एक बहुत इजी जो सेकंड हमारा स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, कि वो एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी अभी तो इनिशियल स्टेज। सरल शब्दों में हम कहें तो साल भर आमदनी देखिए आपको कैसे लेनी है, इसके लिए जरूरी यही कि अलग अलग किस्में जो हैं उनका चयन हमारे किसान करते रहे, जिससे हर एक स्तर पर जो आपको आमदनी है वो सही समय पर होती रहे। लेकिन मनोज जी, अगर देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ हम ऑपरेशन ग्रीन में जो बात तो करते हैं ना सिर्फ हम टमाटर, प्याज या आलू की, लेकिन इसके अलावा अब जो बजट में बात कही गई है 22 नए ऐसे कृषि उत्पाद जिनको अब इसमें जोड़ा जाएगा, उनके में भी नुकसान की कहीं ना कहीं संभावना नजर आती थी। किस तरह के वो उत्पाद हम उनको मान सकते हैं और क्या लाभ उनका एक किसान को मिल सकता है? जो हमने उत्पाद इसमें 22 में से 3 तो आलू, टमाटर, प्याज पहले से शामिल हैं, और फलों में हमने जो शामिल किए हैं वो आम, केला, लीची, अमरूद, ऑरेंज, पाइनएप्पल, आंवला, और सब्जियों में भिंडी, गोभी, कैरेट, करेला, अलग अलग सब्जियां, करेला, अदरक, लहसुन और एक श्रिम्प, इन सब को मिला के 22 सब्जियों का चयन किया गया है। इन सब इसके साथ ही फल सब्जियों में अप्रोच इस स्कीम में यह है कि जो प्रमुख क्लस्टर्स हैं इन फल सब्जियों के, ऐसे तो पूरे देश में सब जगह होती हैं, पर जैसे प्रमुख क्लस्टर्स, जैसे अनार है, अनार का सबसे बड़ा क्लस्टर है नासिक के आसपास, दूसरा बड़ा क्लस्टर है बनासकांठा और कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो ऐसे क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं ताकि क्लस्टर पे फोकस किया जा सके। देश पे अनार और अंगूर जैसे बड़े क्लस्टरों में होते हैं, उसके बाहर प्रोडक्शन कम है, तो इन क्लस्टर पे फोकस किया जाए। एक तो जैसे मैंने कहा वैरायटी का इशू है, दूसरा प्राइमरी प्रोसेसिंग फैसिलिटी, जो एफपीओ हम 10,000 एफपीओ बना रहे हैं, उन एफपीओ को हम प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए सहयोग दें, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री का तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट थोड़ा मुश्किल है, तो एफपीओ और सरकार प्राइमरी प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट करें ताकि ग्रेडिंग सॉर्टिंग हो सके, और वहाँ जितना अप्रोप्रिएट स्टोरेज की ज़रूरत है, जो थोड़ा कोल्ड चेन मेंटेन हो सके, उस स्टोरेज की फैसिलिटीज हम उस क्लस्टर में क्रिएट करें। अब उसके बाद 2 तरह से हमारे फल सब्जियों का उपयोग होता है। ज़्यादातर तो टेबल टॉप वैरायटी सीधे मार्केट में जाती है, उसके लिए भी जो ट्रांसपोर्टेशन का लॉजिस्टिक्स है वो और कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए उसको डेवलप करना, या उसमें जो डेफिशिएंसीज हैं उनको रिमूव करना, ये बहुत बड़ा इसमें ऑपरेशन ग्रीन में टारगेट अप्रोच है। बिल्कुल एक चुनौती ज़रूर है सरकार के सामने भी। लेकिन यहाँ धर्मवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जुड़े, लेकिन अब सरकार जो है फोकस यही है कि किसान की आमदनी को हमें दोगुना करना है, या उससे भी ज़्यादा जो किसान अगर आमदनी ले सकता है, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, किसानों को मदद दी जा रही है, इस कदम को आप कैसा मानते हैं? देखिए, सरकार का कदम सराहनीय है, इससे गाँव में रोजगार बढ़ेगा और फार्म फ्रेश उत्पाद किसान बना करके प्रोसेसिंग करके बेचेंगे। हमें बहुत खुशी है इस बात की, और हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम भी काफ़ी महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं। हमारी जो मल्टीपर्पज़ मशीन है वो आलू को धोएगी, आलू को छीलेगी, आलू की कटिंग करेगी, आलू की पेस्ट बनाएगी ऑन द स्पॉट, और उसी में हम लोग जो उस पेस्ट को ड्राई करके आलू पाउडर में भी हम कन्वर्ट करते हैं, इससे भी ट्रेनिंग देते हैं। इसी मशीन में हम लोग कच्चे मक्के को डालते हैं और वो उसका दूध बनाती है, उससे हम प्रोसेसिंग करते हैं। ऐसे ही वो मशीन गाजर को वॉशिंग करती है, कटिंग करती है, गाजर में कच्चे मक्के का दूध डाल के हलवा वगैरह बनाते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं। तो वैल्यू एडिशन पे काफ़ी काम हो रहा है, हम भी कर रहे हैं,
और सारे संस्थान लगे हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि जो जैसे ही अब किसान हैं उनको वो दिए जा रहे हैं, मतलब प्रोसेसिंग यूनिट दिए जा रहे हैं छोटे छोटे किसानों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो या फिर एफपीओ बन रहे हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि जो ऑन द स्पॉट फार्म एरिया की जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं ऑन द स्पॉट वो मतलब अच्छे तरीके से पैकेजिंग, भंडारण और वो प्रोसेसिंग और नुकसान से भी हम बचा सकते हैं उनको, क्योंकि पहले समय लगता था, आप अपने गांव से अगर बाजार तक का रुख करते थे तो उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। और अक्सर जो भाव हम सोच के चलते हैं, जो दाम हम सोच के चलते हैं कि हमें अपने उत्पाद का इतना भाव या दाम मिल सकेगा, वो नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसी स्थिति में जो खाद्य प्रसंस्करण की हम बात कर रहे हैं, प्रसंस्करण का जो विकल्प आपके पास है उसके ज़रिए आपको और ज़्यादा आमदनी हो सकती है। यहाँ रजनी जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर जिस तरीके से प्रसंस्करण क्षेत्र की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं रोजगार की संभावनाएं नजर आने लगती हैं, और खासतौर से जब महिलाओं की हम बात करते हैं तो वहाँ भी काफ़ी असीम संभावनाएं हमें नजर आती हैं, क्योंकि पहले से ही जो महिलाएं हैं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं का एक विशेष योगदान रहेगा। और जैसे इस स्कीम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के अंतर्गत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, और एक सब्सिडी जो सरकार कह रही है कि 50% सब्सिडी दी जाएगी, किसानों को दी जा रही है और बहुत से लोग इसका लाभ भी उठा चुके हैं जी। तो इसमें महिलाओं का विशेष योगदान रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इस काम से जुड़ी हुई हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं, तो इसलिए उनको ट्रेन करना ज़्यादा आसान है। अभी हमने एक ट्रेनिंग भी करी थी अपने इंस्टीट्यूट में, महिलाओं का एक ग्रुप था, सेल्फ हेल्प ग्रुप था, जिनको ये ट्रेनिंग दी गई थी, 1 सप्ताह की ट्रेनिंग। और वो इतने उनको मालूम नहीं था कि कैसे अमरूद को और कैसे किन्नू जो उनके एरिया में बहुत होता है, तो वो इतने मोटिवेटेड ग्रुप था कि उन्होंने कहा कि हम लोग और हमेशा लेबर की तरह काम करते, अब हम अपना यूनिट सेट करेंगे। तो वही हमारा ये था उनको कि आप अपना यूनिट सेट करिए, वहाँ पे सेटअप लगाइए, हम वहाँ पे आएंगे। और सरकार भी इसके लिए काफ़ी उनको मददगार है, उनको सब्सिडी दी जा रही है, बहुत कम रेट्स पे, प्राइसेस पे उनको फाइनेंसेस अरेंज करा के, और ये सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली ये सारी रोजगार के तो साधन निकलेंगे ही गाँव के। इसीलिए इस स्कीम को जोड़ा गया, आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है, क्योंकि हर किसी को अपना प्रोसेसिंग यूनिट, और छोटे से छोटा किसान भी अपना प्रोसेसिंग कर सकता है, टारगेट कर सकता है किस पर्टिकुलर क्रॉप को उसने प्रोसेसिंग लगाना और कैसे मार्केट तक पहुंचाना। इसी लिंक को एक्चुअली समझने के लिए ये स्कीम जो है मददगार हो सकती है। जी बिल्कुल, और वही जो कड़ी है, देखिए सरकार ने उसको बेहतर ढंग से समझा। अगर एक किसान को लगता है कि उतना उत्पाद वो शायद नहीं ले पा रहे हैं, उतनी उपज उनको नहीं होती, तो आप एफपीओ जो है उससे जुड़ सकते हैं और उसके बाद आप प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। और जैसा हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं कि ना सिर्फ आमदनी दोगुनी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, स्वरोजगार की हम बात कर रहे हैं, बल्कि जो आत्मनिर्भरता है वो इससे यहाँ पर आती हुई हमें नजर आ रही है, जिसका लाभ आने वाले समय में ना सिर्फ किसानों को मिल सकेगा, कृषि क्षेत्र को मिलेगा, बल्कि इस अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी लाभ मिल सकता है। फिलहाल आगे भी आपको हम बताएंगे और किस तरह की योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे सरकार करेगी, कौन कौन सी नई सुविधाएं जो हैं वो किसानों को मिल सकती हैं आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन्स और खाद्य प्रसंस्करण को लेकर, कैसे इन दोनों के अगर बात की जाए, क्योंकि किसान की आमदनी को जब बढ़ाने की बात कही जाती है तो आवश्यकता यही कि किसान बेहतर ढंग से अपने जो उत्पाद है उसको जारे समझे, और वहीं पर संभावनाएं हमें नजर आती हैं प्रसंस्करण की। और उसके लिए हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो है हर स्तर पर किसानों की मदद करता है। ना सिर्फ अभी की अगर हम बात करें, बल्कि कोरोना कालखंड में भी हमने देखा हर एक स्तर पर कोशिश यही की गई जो किसान है उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मनोज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम इस तरह की कहीं ना कहीं इकाई की बात करते हैं, जो प्रसंस्करण इकाई है उनकी बात करते हैं, तो किसानों को लगता है शायद कहीं मुश्किल होगी, उतना उत्पाद जो है वो बाजार तक नहीं पहुंचा पाएंगे। सरकार कैसे मदद करती है अनुदान के साथ साथ, और किस तरह की जो जानकारी है वो किसानों तक पहुंचाई जाती है? कोरोना काल में एक जैसे आपने बताया, किसान के माल फल सब्जी इधर से उधर ले जाने की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा किसानों को। तो इससे
सरकार ने एक नई स्कीम चलाई, किसान रेल। किसान रेल में शुरू में तो महीने में 2-4 रेलें चल रही थी, पर अब तक कुल करीब 300 रेलें किसान रेल चल चुकी हैं और एक साथ 30-40 रूट्स पे किसान रेल चल रही है। उसमें 50% सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन्स में हम देते हैं और उसके अलावा रेलवे भी कुछ सब्सिडी देती है। तो किसान को करीब ₹2.5-3 किलो की कॉस्ट पे वो फल सब्जी इंडिया में जहाँ भी उनकी किसान रेल चल रही है वहाँ भेज पा रहे हैं। उससे ट्रांसपोर्टेशन टाइम आधा हो गया है, उससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो गई है, वेस्टेज कम हो गया है। तो कोरोना काल में ये जो मूवमेंट किसान रेल का चला, जिससे पहले सारा जो देश में मूवमेंट था रोड से होता था, अब मूवमेंट ये जो नई ट्रेंड चला है किसान रेल का, अगर इससे किसानों को कोरोना काल में बहुत फ़ायदा हुआ। जी बिल्कुल, ना सिर्फ किसान रेल बल्कि किसान रथ की भी अगर बात की जाए, देखिए अलग अलग योजनाएं हैं जिनका समन्वय यहाँ पर किया गया है जिससे किसान को फ़ायदा मिल सके। लेकिन मनोज जी, जब हम आपूर्ति और मांग की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जो किसान है वो सिर्फ अपने बाजार तक सीमित रह जाते हैं। कैसे एक किसान को ये हमें अब समझाना होगा कि जो और भी बाजार है, ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और ज़्यादा संभावनाएं हैं, किसान अगर चाहें तो वहाँ भी दस्तक दे सकते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट जो है उसमें प्राइस तो ज़्यादा मिलती है, कीमत ज़्यादा मिलती है और चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं जी। तो जैसे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट हमारे 2-3 क्रॉप्स का है। फलों में ख़ास तौर पे अंगूर का है, महाराष्ट्र से होता है जी। कर्नाटक से और महाराष्ट्र से अनार का होता है। केले का तमिलनाडु से होता है और आम का की प्यूरी और फ्रेश मैंगो, अल्फोंसो, केसर, दूसरे आम महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह से जा रहे हैं जी। तो ज़्यादातर जगह हम देखें, जैसे सबसे बढ़िया जो एक्सपोर्ट हो रहा है जैसे ग्रेप्स का महाराष्ट्र से, तो वो FPO के हो रहा है। महा ग्रेप्स उनने वैरायटी अपना ग्रुप डेवलप किया है, ब्रांड डेवलप की है और वो मिलके एक साथ अपना उत्पाद बॉम्बे पोर्ट से लेके और एयरपोर्ट से मिडल ईस्ट में और दूसरी कंट्रीज़ में भेज पा रहे हैं जी। ऐसे ही कर्नाटक में अनार को डीसीड करके उसके दाने निकाल के उसको पैकेट में करके मिडल ईस्ट में बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। केले का, फ्रेश केले का एक्सपोर्ट भी हो रहा है और केले का पाउडर का भी हो रहा है जी। आम के केस में फ्रेश भी हो रहा है और पल्प का भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इन सब में या तो मतलब जो नए एरिया में जो जाना है वो FPO के माध्यम से करने में किसानों को सक्सेस होने की, सफलता मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है जी। तो उसी में हमारा एफर्ट होना चाहिए जी। बिल्कुल, यहाँ खासतौर से धर्मवीर जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरह का आपका अनुभव रहा, क्योंकि शुरुआती दौर में देखा जाए तो प्रसंस्करण क्षेत्र में हर एक किसान जो है उतरना नहीं चाहता था, लेकिन अब समय बदल चुका है और ये जो बदलाव है ये बेहतरी का बदलाव है। लेकिन किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने रही और जो अब आपको लगता है कि सरकार की मदद से वो तमाम चुनौतियाँ जो थी कहीं ना कहीं अब उनमें सुविधाएँ जो हैं वो नज़र आने लगी हैं? देखिए सर जी, पहले में और इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। पहले हमको पता ही नहीं था प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है और ये सारा एक गुप्त रूप में काम होता था जी। किसी की हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जा भी नहीं सकते थे। लेकिन आज तो इतना बदलाव आ गया है कि हम अगर गूगल भी खोलते हैं तब भी हमको निफ्टम के बारे में पता चलता है और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में पता चलता है और दूसरी बड़ी संस्थाओं के बारे में पता चलता है कि भी कैसे प्रोसेसिंग पे काम हो रहा है जी। तो MSME पे भी पता चलता है, वो भी काफ़ी किसानों के लिए योजनाएं दे रही है। तो काफ़ी जो हमारे युवा किसान हैं वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, वो स्टार्टअप बन रहे हैं प्रोसेसिंग में जी। बिल्कुल, और वो बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। रजनी जी, यहाँ आपकी राय भी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं युवाओं को कृषि से जोड़ने की, और एक समय ऐसा भी था जब लगा कि शायद एक जो रुचि है युवाओं की वो कृषि क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वहीं पर जब प्रसंस्करण की संभावनाएं नजर आने लगी, एक विकल्प हमारे पास प्रसंस्करण का आया, तो कहीं ना कहीं वो जो रुचि है, जो विश्वास है युवाओं ने भी दिखाया। और फिर चाहे फिर हम कृषि स्टार्टअप की बात करें, जो नए नए युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी हम बात करें, तो सारी जो रास्ते हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रसंस्करण के क्षेत्र से ही होकर निकले हैं जी। बिल्कुल, पहले जो था प्रसंस्करण का इतना जानकारी नहीं थी और अब क्या है कि जानकारी है। जो काम होता था पहले, साइंटिस्ट काम करते थे लैब्स में, वो किसी तरह किसानों के पास जानकारी नहीं पहुंच पाती थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने बहुत अच्छा एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें सारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं फूड से रिलेटेड जितने भी काम किया है उस क्षेत्र में,
उनकी सारी अवेलेबल है, जानकारी अवेलेबल है, उसका प्रोडक्ट को कैसे प्रोसेस करना है, हर प्रोडक्ट का जितना भी काम हुआ है उस, ताकि वो आम आदमी या आम किसान है, युवा जो है आत्मनिर्भर बन सके और वो अपने किसी भी चीज़ को अगर उनको प्रोसेसिंग करनी है तो उनको सिर्फ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उनको इंस्टीट्यूट में भी नहीं जाना पड़ेगा। एक बेसिक जानकारी उनको उस पोर्टल में काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाएगी। जैसे कि आपको चिप्स पोटैटो मैश पाउडर जैसे इन्होंने बताया, तो सर ने बताया कि पोटैटो मैश पाउडर ये बनाते हैं। और जैसे आलू का आजकल क्या है कि आलू लोग जो हैं वो शहरों में रह रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, उनको रेडीमेड मिक्सचर चाहिए, चीज़ें चाहिए अपने यूज़ करने के लिए। तो किसानों के लिए बहुत अच्छी ये, और युवाओं के लिए खासकर बहुत अच्छी एक उनके लिए ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है कि ये जो खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से, जैसे पहले लोगों को जानकारी, अब जानकारी स्पेशल सरकार ने स्पेशल एक इंटरेस्ट लिया है कि ये जानकारी किसानों तक, युवाओं तक पहुंचे, ताकि हर कोई आत्मनिर्भर बने और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उसके पास क्या क्रॉप है, कितना उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सके। और इसीलिए इसको मेक इन इंडिया के अंतर्गत भी जोड़ा गया है। जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ना सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, बल्कि मनोज जी अगर देखा जाए, जैसा कि यहाँ रजनी जी ने कहा कि जब मेक इन इंडिया को हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा योगदान जो है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हमें वहाँ नज़र आता है। फूड प्रोसेसिंग का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में इंडिया में बहुत ज़्यादा है और बढ़ रहा है जी। तो इसकी जो ग्रोथ रेट है वो दूसरे सेक्टर से कहीं ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे जो जितना शहरीकरण बढ़ रहा है और जितना लोगों की रहन सहन में बदलाव आ रहा है, उसके कारण प्रोसेस्ड फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। और प्रोसेस्ड फूड में सबसे ज़्यादा जो किसान को फ़ायदा होता है वो फल सब्जियों के प्रोसेसिंग से होता है, क्योंकि उससे बेटर प्राइस भी मिलती है। ऐसे ही कंज्यूमर को भी ऑफ सीजन में कन्वीनियंस के साथ प्रोड्यूस मिल रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में, और मेक इन इंडिया में इसके इन्वेस्टमेंट पे सरकार का सबसे ज़्यादा जोर है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने किसान रेल का हमें उदाहरण यहाँ पर दिया था, अगर देखा जाए तो अमूमन काफ़ी नुकसान जो है वो फल सब्जियों में होता था, या तो वो अक्सर ख़राब हो जाती थी बाज़ार पहुँचने से पहले ही, गुणवत्ता जो है उनकी इतनी बेहतर नहीं रहती थी। लेकिन अब मान सकते हैं कि जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता तो अच्छी रहेगी, साथ ही अगर किसान उसका प्रसंस्करण के लिए चयन कर रहे हैं तो अलग किस्म हमारे पास है, और उसके ज़रिए भी जो एक बेहतर भाव है या जो किसान की आमदनी है उसको हम बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल, जैसे पहले रजनी जी ने कहा कि किसान के लिए कौन सा प्रोड्यूस प्रोसेसिंग में जाना और कौन सा सीधे मार्केट में जाना है, ये ग्रेडिंग सॉर्टिंग होके होना बड़ा ज़रूरी है कि हर प्रोड्यूस जो आप बनाते हो, जैसे एप्पल उग रही है तो एप्पल में ए ग्रेड एप्पल भी होगी, बी सी डी ग्रेड एप्पल भी होगी। अब सी और डी ग्रेड एप्पल को तो प्रोसेसिंग में ही जाना है। तो ये अगर ग्रेडिंग सॉर्टिंग किसान के लेवल पे होके वहीं से सी और डी ग्रेड की जो एप्पल है प्रोसेसिंग में चली जाती है, और तो उसका भी उचित मूल्य किसान को मिल जाता है। अगर वो सारी एक साथ मिली हुई होगी तो ऑब्वियसली प्राइस कम मिलेगी। तो इस प्रोसेसिंग में जाने से दो फायदे होते हैं। एक तो जब कीमत बहुत गिर जाती है, जैसे टमाटर हमने देखा कि कई बार 1 रुपया 2 रुपये किलो भी बिक रहा होता है। तो उस समय ये जो प्रोसेसिंग के लिए जितना सारा टमाटर जाने के से किसान को जो रिटर्न मिलेगा वो कहीं ज़्यादा होगा, बजाय इसके कि उस 2 रुपये के या 1 रुपये किलो के टमाटर को मार्केट में पहुँचाया जाए। तो किसानों को दोनों तरफ से फ़ायदा है। एक तो जो अप्रोप्रिएट ग्रेड जो है वो प्रोसेसिंग में जाती है, और दूसरा जब प्राइसेस गिर रही हों तब प्रोड्यूस ज़्यादा गिर जाता है। और तीसरा यह है कि अगर प्रोसेसर के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो जाता है, जैसा कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की या एफपीओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई कहता है कि भाई जितना भी उगाओगे आप 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपया पर किलो कीमत मिलेगी, तो उससे उस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो रहा है और किसान को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो 2-3 ट्रेंड है, इससे ओवरऑल किसान को और फूड प्रोसेसिंग फल सब्जियों के सेक्टर में बड़ा फ़ायदा है। जी बिल्कुल, और इसी को हम मान सकते हैं स्मार्ट फार्मिंग और स्मार्ट फार्मर। देखिए किस तरीके से जो बदलाव है वो अब महसूस किया जाता है कृषि क्षेत्र में भी। ना सिर्फ जो हमारे अनुभवी किसान हैं बल्कि जो युवा किसान हैं वो भी अपना विश्वास जो है सीधे तौर पर दिखाते हैं इन योजनाओं को लेकर। धर्मवीर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब जैसा आपने बताया कि पहले काफ़ी चुनौतियाँ रहती थी, अब जो मुश्किलें थी उनको कुछ आसान कर दिया गया है, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। लेकिन आज के समय में भी आपको क्या लगता है, एक जो किसान है अलग अलग जो उत्पाद है उनकी कहीं ना कहीं उनको लेता तो है, उनकी उपज करता तो है, लेकिन प्रसंस्करण के क्षेत्र में आने में अभी हिचकिचाता है, क्या वजह आपको लगती है इसकी? देखिए, किसान को पहले तो एफपीओ एक होता था, अब तो एफएसएसआई आ गया है जी।
तो उसके लिए भी जो है ना बहुत कई सालों में लग जाता था, उसका नंबर पड़ता था। लेकिन आज तो FSSAI आ गया, ऑनलाइन हो गया, हफ्ते भर में हो गया। लेकिन अभी भी किसान डर रहे हैं कहीं मेरा माल ना बिके, कहीं ऐसा ना हो मेरा वैरायटी ठीक ना बने। तो उसको ट्रेनिंग हम भी दे रहे हैं और भी संस्थान दे रहे हैं जी। और उसका विश्वास बढ़ा रहे हैं। अभी आप GST लीजिए, आप पक्के काम शुरू कीजिए ताकि आप अपनी लैब टेस्टिंग कराइए अपने प्रोडक्ट की, ताकि और उसकी गुड अच्छी पैकेजिंग कीजिए और अपने जो जिले के अधिकारी हैं उनको अपने बीच में लेकर के उनकी मदद से आप कृषि विज्ञान केंद्र है, DHO साहब हैं, उनकी सपोर्ट लेकर DC साहब हैं तो ADC साहब इनकी सपोर्ट लेकर के आप इनके माध्यम से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करिए शहर में जी। तो उससे ऐसी कैसी काफ़ी बहनाओं को अच्छी अब जो है ना वो बढ़ रही है देश में। अलग अलग कोने में मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने अपना ये था कि भाई पता नहीं हमारा क्या हल होगा, लेकिन ये आज पता लगता है 35 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं। ऐसे बहुत गरीब लोग पता लग रहा है 20 लाख रुपए टर्नओवर कर रहे हैं। तो हम भी हैं, हम भी करोड़ों के टर्नओवर करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, ये बहुत बेहतर बात। और ना सिर्फ देखिए कृषि है, बल्कि मनोज जी इसी को हम आधुनिक कृषि मान सकते हैं। लगातार प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि जो कृषि है वो आधुनिक कृषि हो चली और हमें इसको और ज़्यादा आधुनिक बनाना है। लेकिन एक जो डर की बात यहाँ पर धर्मवीर जी ने कही कि कभी कभी जो किसान है उसके जहन में ये बात आती है कि अगर हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो हमें अगर अलग अलग चरण पड़ेंगे वहाँ पर कितना समय लगेगा। लेकिन अब हम कैसे मान सकते हैं, किस तरीके से एक पारदर्शिता जो है वो इस पूरे सिस्टम में हम मान सकते हैं कि किसान को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक सरकारी रेगुलेटरी अप्रूवल की बात है कि FSSAI का या लोकल अथॉरिटीज़ का, वो तो बहुत आसान है, वो तो ऑनलाइन अप्रूवल हो जाता है। चैलेंज फूड प्रोसेसिंग में जब किसान जाता है तो दो तरह के होते हैं। एक तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज होते हैं कि आप माल बनाएं वो अच्छी क्वालिटी का हो और उसके लिए ट्रेनिंग हो, अप्रोप्रिएट मशीन्स हो, अप्रोप्रिएट फल सब्जी हो, ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एक्सटेंशन या ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा है कि आप उसके लिए मार्केट ढूंढिए, सिर्फ प्रोड्यूस बना लेना तो सफिशिएंट है नहीं। अब जो बड़े शहरों के आसपास किसान हैं, जैसे धर्मवीर जी दिल्ली के पास के हैं, उनके लिए मार्केट ढूंढना फिर भी थोड़ा आसान है। थोड़ा जो दूर हैं वहाँ थोड़ा मार्केट ढूंढना मुश्किल है। तो ये मार्केट जो में जो टाइप आजकल खास तौर पे जो ऑनलाइन सिस्टम से या बड़ी बड़ी दुकानों से और ये जो टाइप हो रहा है, तो ये टाइप करके चाहे डायरेक्टली करें कुछ किसान मिलके FPO के थ्रू करें या अकेले करें, तो ये टाइप और क्वालिटी प्रोडक्शन, ये दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं और ये दोनों सरकार की मदद से और प्राइवेट इंडस्ट्री की मदद से किसान के लिए बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी मदद देखिए किसान को मिल रही है। और खासतौर से रजनी जी, अगर हम देखते हैं जब किसान को मदद देने की बात कही जाती है, आपने बताया कि लगातार जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाते हैं जिससे किसान बेहतर ढंग से जान सके। लेकिन हम सभी जानते हैं हमारे देश में जो जलवायु की विभिन्नता है वो सीधे तौर पर नज़र आती है और हालांकि किसान ये भी सोचता है कि अगर कहीं दूसरे उत्पाद का भाव अगर बेहतर मिल रहा है तो वो उस उत्पाद को क्यों नहीं उपजा सकते। ऐसी स्थिति में क्या हम प्रसंस्करण का विकल्प जो है उन तमाम किसानों को सुझा सकते हैं कि यहाँ पर ही जो आपका उत्पाद है उसके जरिए भी आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो ऐसी क्रॉप्स जो उगाएंगे जिससे कि कई बार क्या होता है कि मौसम की वजह से या खराब हो जाती है क्रॉप्स आपकी, तो इनफैक्ट ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है एक बहुत अच्छा एक वो है विकल्प है, उसके लिए विकल्प है कि आपका जो उगा रहे हैं आप एक्चुअली श्योरिटी है आपको कि आपका ये मार्केट में या आपको किस रेट पे आपको जाना है। तो एक तो ये वहाँ पे आपका अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। सो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये बहुत अच्छा एक विकल्प है। दूसरा, अगर आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको फार्म गेट पे उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रैटेजी है उसमें एक दिया गया है कि आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में जो है इस ऑपरेशन ग्रीन की कि आपने प्राइमरी प्रोसेसिंग अपने प्रोडक्ट की फार्म गेट पे कर ली है या वहाँ पे आपने छोटे छोटे यूनिट सेटअप कर लिए हैं, तो उसकी एक प्रोसेसिंग करके वहाँ पे आप फर्दर आप लिंकिंग हो जाएगा विद द बिगर प्रोसेसर्स, ताकि वहाँ पे वो फार्मर्स को एक प्राइमरी प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग, बहुत छोटी सी ट्रेनिंग है, जैसे कि अगर आपको टमाटर की प्यूरी ही बनानी है तो इसमें बहुत बड़ा कोई पैसा नहीं लगने वाला है। छोटी छोटी लो स्केल की मशीनरीज हैं जो कि आप एक
और बहुत 2-3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है और आप एक अच्छा प्रोडक्ट बन के आएगा। सो इसकी जानकारी आप ऐसे FSSAI के रेगुलेशंस है कि एक प्यूरी कैसी होनी चाहिए, उसमें कितना TSS होना चाहिए, उसमें कितना pH होना चाहिए। अगर ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान तरीके से, कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक चीज़ नहीं है जिसको किसान नहीं कर पाएगा। बहुत ही लाइक किसान जो अपने प्रोसेस ट्रेनिंग लेके उस तकनीक को अपनाया जा सकता है, लेकिन गुणवत्ता और मानकों का ख्याल किसान को रखना होगा। जी बिल्कुल, गुणवत्ता और मानकों का बिल्कुल ख्याल रखना होगा। इसी के लिए सरकार के ये परिश्रम है कि किसानों को अवेयर कराया जाए, उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, और बहुत से ये ऐसी स्कीम्स चल रही हैं और जो कि किसानों को FPO से जुड़ के और अपनी किसानों का फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि छोटे किसानों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो इसी कड़ी को जोड़ने के लिए मुझे लगता है ऑपरेशन ग्रीन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि छोटे से छोटा किसान भी इसके साथ जुड़ के इसका लाभ उठा पाए। जी बिल्कुल। और मनोज जी, अगर देखा जाए, क्योंकि हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की जो संख्या है वो करीब 86% नज़र आती है, तो ऐसे में कोशिश यही कि जैसे हम कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ज़रूरत अब हमें यह महसूस होने लगी है, ना सिर्फ FPO की बात की जाए बल्कि किसान अपने स्तर पर अगर चाहें तो इकट्ठा होकर या एक संगठन में आकर जो खेती है उसको करें, अपने उत्पाद को बाजार तक पहुँचाएँ और उसके बाद प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे आएँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि फल सब्जी उगाना एक पहला कदम है और उसको दूसरे किसानों के साथ मिलके उसको बाज़ार तक पहुंचाना, उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक पहुंचाना, और अपनी कलेक्टिव जो सब लोग मिलके अगर करते हैं तो ट्रेनिंग भी अच्छी मिलती है और कीमत भी अच्छी मिलती है। अगर आपका खुद का छोटा सा प्रोड्यूस है तो उसको शहर तक या प्रोसेसर तक ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसमें जितना हम मिल के काम करेंगे, सरकार भी, किसान आपस में मिल के, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और बाज़ार के लोग जो रिटेलर्स हैं, ये जितना मिल के हम आपस में काम करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा एक चीज़ हमने फूड प्रोसेसिंग में या फल सब्जियों में देखी है कि जब किसान अपना माल बेचता है और वो जिसको बेच रहा है वो एंड कंज्यूमर को नहीं बेच रहा, वो किसी और को मंडी में जाके बेच रहा है, मंडी में कोई और खरीद रहा है, मंडी में जो खरीद रहा है वो भी कंज्यूमर को नहीं बेच रहा है, वो होलसेलर है, वो फिर रिटेलर को बेच रहा है, फिर रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है, यानी सीधी कड़ी कोई नहीं है। तो 5-7 इंटरमीडियरीज बीच में आ जाते हैं और हर इंटरमीडियरी के लेवल पे जो फल सब्जी हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, हैंडलिंग होती है, नुकसान होता है, समय लगता है और मार्जिन होता है। बिल्कुल। तो चाहे हम FPO की बात करें, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, इसमें अगर हम जो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कम कर सकें और उसका समय कम कर सकें तो इसका भी किसान को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जी बिल्कुल। देखिए किस तरीके से अलग अलग कदम जो हैं वो आपको लेने पड़ते थे, लेकिन अब कोशिश यही की जा रही है कि ना सिर्फ सरलीकरण इसका किया जाए बल्कि जल्द से जल्द जो आपका उत्पाद है वो आप जहां चाहते हैं वहां पहुंच सके और फिर जल्द ही प्रसंस्करण के बाद वो बाजार तक पहुंचाया जा सके। और खासतौर से जब फार्म गेट पर सुविधा देने की बात कही जाती है तो सरकार ने यहाँ पर कृषि अवसंरचना कोष का भी प्रावधान किया है, जिसका क्रियान्वयन शुरू भी हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम मान सकते हैं जो स्टार्टअप्स की बात हम करते हैं या जो हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात हम करते हैं तो वहाँ भी और ज़्यादा जो बढ़ोतरी है उसमें भी नज़र आ रही है। फिलहाल आने वाले समय में और किस तरह की संभावनाएं जो हैं वो प्रसंस्करण के क्षेत्र में जुड़ेंगी और कैसे खाद्य प्रसंस्करण या ऑपरेशन ग्रीन मिलकर हमारे किसानों की आमदनी को दोगुना करने में भी सहायक होगा, इस बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना किस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जाते हैं, गतिविधियां संचालित की जाती हैं जिससे एक किसान को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की जानकारी दी जाए, वो इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी आमदनी को बढ़ा सके। लेकिन अब जो समय चल रहा है वहाँ पर किस तरह की और हम मान सकते हैं जो किसान हैं उनकी संभावनाएँ रहती हैं या किसान की भी जो उम्मीदें हैं कैसे उनको पूरा हम कर सकते हैं, इस बारे में रजनी जी आपसे मैं जानना चाहूँगा। जैसा आपने बताया कि ना सिर्फ जो रोजगार सृजन तो होता ही है प्रसंस्करण
प्रसंस्करण के क्षेत्र में। और महिलाएं जो हैं ना सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण बल्कि अगर हम दूध प्रसंस्करण की बात करते हैं तो काफ़ी लंबे अरसे से इससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब आने वाले समय में जो आवश्यकताएं हैं वो किस तरह की हैं और क्या इसमें एक नया बदलाव जो है हम देख सकेंगे? जी बिल्कुल, ये जो ऑपरेशन ग्रीन के तहत है कि अभी जैसे शहरीकरण, जैसे सर ने बताया कि शहरीकरण की वजह से हमारा जो है कहीं प्रोड्यूस जो है किसान कर रहा है और बहुत दूर तक। सो ये स्कीम की इसमें यही ध्यान दिया गया है कि कितनी जल्द से जल्द हमारा प्रोडक्ट क्रॉप है, फसल है शहर में पहुंचे और कंज्यूमर के पास पहुंचे, या उसका रॉ फॉर्म में पहुंचे या प्रोसेस फॉर्म में पहुंचे। सो प्रोसेसिंग के जो छोटे छोटे कदम होंगे ये बहुत मददगार होंगे एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, युवाओं के लिए, कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो सरकार की जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं, आप ट्रेनिंग्स लेके और अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं, छोटे छोटे रोजगार शुरुआत कर सकते हैं अपनी। और इसकी जो कंज्यूमर्स की जो अब, क्योंकि ये जो अब है बाजारीकरण की वजह से लोगों को अवेयरनेस है, कंज्यूमर को अवेयरनेस है, और अवेयरनेस की वजह से और सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव वे में फ़ायदा होगा कि लोग जो उगा रहे हैं उसको मार्केट में जाने के जल्दी समय में मार्केट में पहुंचा सकते हैं, और कैसे प्रोसेसिंग उसकी करनी है, उसकी ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, या वो वहाँ जाके ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे निफ्टम है और इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं छोटी छोटी खाद्यान्नों के बारे में, कैसे उसका प्रसंस्करण किया जाए। जी बिल्कुल, तो ये बहुत मददगार होगा, नए काफ़ी प्रभावशाली हम मान सकते हैं, जिसके तहत ना सिर्फ जो हम लगातार आपको कह रहे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। मनोज जी, अगर देखा जाए, क्योंकि हम आज के समय में मार्केट इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यानी किसान जो है उसको बाजार के अनुरूप आगे बढ़ना होगा, और उसी कड़ी में जब प्रसंस्करण जोड़ा जाता है या ऑपरेशन ग्रीन को भी हम देखें तो आवश्यकता यही कि जब जहाँ ज़्यादा मांग निकल कर आ रही है उतनी उपज हम करें, और उपज अगर लगता है कि कहीं उतना बेहतर भाव नहीं मिलेगा तब प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ें। नहीं, ऐसा है कि प्रसंस्करण और जो फ्रेश प्रोड्यूस, ये दोनों साथ चलने वाला सिस्टम है जी। जैसे अब ऑपरेशन ग्रीन में ही हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने कुछ क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। अब दिल्ली के पास में ही आम के क्षेत्र में सहारनपुर और ये जो वेस्टर्न यूपी की बेल्ट है, अब आम का ये क्लस्टर एक हमने आइडेंटिफाई किया है। तो अब इसमें हमारी अप्रोच ये हो रही है कि एक तो उस क्लस्टर में हम डिटेल्स स्टडी हमने अभी लॉन्च की है कि अगले 2-3 महीने में कि वहाँ क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हैं प्रोसेसिंग के लिए, पल्प बनाने के लिए मैंगो के, ऐसे ही मैंगो की वैरायटी के इश्यूज, मैंगो के स्टोरेज के इश्यूज, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज। उसके बाद यूपी की स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार, ICAR के रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और ये जो मैंगो पल्प उपयोग करने वाली इंडस्ट्री, चाहे वो आइसक्रीम इंडस्ट्री हो, चाहे फ्रूट जूस वाली हो, इन सबको मिला के और इनके एक एंकर इन्वेस्टर लेके इस एरिया में क्या क्या करना है, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उससे लोगों को लोन देके उससे इन्वेस्टमेंट कराएं, कुछ सरकार का इन्वेस्टमेंट करें। भारत फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री उसमें ग्रांट भी देगी, करीब 35% प्रोसेसिंग में, 50-60%, 70% FPOs को ग्रांट भी देगी। तो इन सब से मिलके इस सप्लाई चेन को जो मैंगो, जैसे इसमें सहारनपुर बेल्ट में जो प्रोसेसिंग में जा रहा है उसको सपोर्ट देना, ऐसे ही जो फ्रेश मैंगो मार्केट में सीधा आ रहा है उसके एग्री लॉजिस्टिक्स के बारे में ध्यान देना। ये सारी अप्रोच हम ऑपरेशन ग्रीन्स में, अब ये जो 19 एडिशनल जो क्रॉप्स आ रही हैं उसमें ये हमारी अप्रोच है। जी बिल्कुल, तो देखिए कैसे ना सिर्फ क्लस्टर अप्रोच है बल्कि जो हम अगर बात करते हैं टॉप से टोटल तक की, तो वहाँ पर अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 22 ऐसे हमारे कृषि उत्पाद हैं जिन पर कोशिश यही की जाएगी कि और ज़्यादा लाभ इनसे किसान को कैसे हम दिला सकते हैं। इसके लिए ना सिर्फ किसान अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, बल्कि मनोज जी ने बताया कि ना सिर्फ भारत सरकार बल्कि अलग अलग जो संस्थान हैं कृषि के जुड़े हुए वो भी पूरी तरीके से अग्रसर होकर आगे बढ़ रहे हैं। धर्मवीर जी, यहाँ आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि चुनौतियाँ तो आपने हमें बताई, लेकिन अब आने वाले समय की अगर बात की जाए और किस तरह के विकल्प आपको नजर आते हैं, क्योंकि अब जो किसान की सीमाएं हैं वो घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है, वो विदेशों में भी अपने उत्पाद को भेज रहे हैं, और जब सरकार की तरफ से इतना सहयोग मिल रहा है तो फिर तो और ज़्यादा मुनाफा किसान को मिल सकेगा। देखिए सर जी, कई बार हम सभी लोग देखते हैं यूट्यूब पर
पता लगता है कि वो किसान जो है ना अपने उन्होंने फार्म पे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो जनरल बात हो रही है और हम जाकर के देख भी सकते हैं जी। तो इस तरह ही है, जैसे सहारनपुर की बेल्ट है, मैंगो की बेल्ट है वहाँ पर, तो हमने जो यही मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन डेवलप की है, ये मैंगो की कटिंग भी करती है, उसकी जो है ना पिकल के लिए भी कटिंग करती है, डायरेक्ट उसके जूस भी निकालती है, उसके सीड को साबुत रखती है, छिलके को साबुत रखती है जी। तो इस तरह के भी हमको इस तरह के किसानों को छोटे रूप में सब्सिडी भी देनी चाहिए। और ऐसे भी कुछ किसान हैं जो सीधे प्योर पल्प जो है ना मैंगो की बना करके बेच रहे हैं जी। तो और मैंगो के और भी कई प्रोडक्ट बनने शुरू हो रहे हैं। तो गुआवा के काफ़ी प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ही मशीन में वो सीड नहीं टूटता। अब तो आम गुठलियों के दाम अलग मिलते हैं, अनार के बीज के दाम अलग मिलते हैं। यानी मुहावरा जो है चरितार्थ होता हमें नजर आता है कैसे और लाभ जो है देखिए आपको मिल सकता है। आवश्यकता है सिर्फ जानकारी को लेने की। और खासतौर से रजनी जी अगर देखा जाए, जैसा कि हमारे जो प्रगतिशील किसान उन्होंने भी बताया कि अब किसान जो है खुद भी ये समझ रहा है, तो ऐसे में जो और हमारे सफल किसान हैं या प्रगतिशील किसान हैं उनको मौका मिलता है। तो एक उदाहरण के तौर पर भी हम मान सकते हैं कि वो अब दूसरों किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं खुद ही। जी बिल्कुल, ये बहुत प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। कोई एक जो काम में कामयाबी मिलती है तो दूसरे छोटे किसानों को भी उससे प्रेरणा मिलती है जी। तो और इसी के ये जो स्कीम है इसमें लोग यही है कि लोगों को जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगी और एक सही रूट, एक चैनल बन जाएगा जानकारी का पहुंचने का। पहले लोगों को रास्ता नहीं मालूम होता था कि करना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं है जी। इसलिए अभी इस स्कीम के माध्यम से और एफपीओज के माध्यम से ये किसानों तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है और किसान उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर चाहें, उनके अंदर अगर ज़ील है, कुछ करना है तो डेफिनेटली उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। भरपूर लाभ जो किसान है उठा भी रहे हैं। आखिर में यहाँ मनोज जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि रजनी जी ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है और उस पर भी ना सिर्फ आर्थिक मदद जो है सरकार कर रही है, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में इस तमाम जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है या हमारा क्षेत्र है खाद्य प्रसंस्करण का, किसानों की आमदनी दोगुना करने में कितना कारगर सिद्ध होगा? देखिए, किसानों की आमदनी दुगनी करने में दो एरिया सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो फल सब्जी और दूसरा अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, चाहे वो डेयरी हो और पोल्ट्री और उससे रिलेटेड एरिया जी। तो इसमें जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, जितना ज़्यादा कीमत मिल सके किसान को, जितना ज़्यादा किसान के लेवल पे प्रोसेसिंग हो सके, एफपीओ के लेवल पे प्रोसेसिंग हो सके, उतना ज़्यादा किसान की इनकम बढ़ने में फ़ायदा होगा। क्योंकि जो ट्रेडिशनल क्रॉप है और जो ट्रेडिशनल वे में उगा रहे हैं उसमें तो एक लिमिटेड प्रॉफिट ही हो सकता है, उसकी कीमत तो दुगनी होनी मुश्किल है। पर ये जो दूसरी क्रॉप्स हैं इनका मार्केट सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। करीब 15% के करीब ग्रोथ रेट है इनकी। जब इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से दुगनी से ज़्यादा ग्रोथ रेट है इनकी। प्राइस की ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें जितना, पर इन सब में रिस्क भी ज़्यादा होती है, खतरा भी ज़्यादा होता है। इसलिए किसान को अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसमें मूव करता है तो दुगने से भी कहीं ज़्यादा किसान की इनकम बढ़ भी रही है और आगे भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, ना सिर्फ दोगुनी बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि और भी ज़्यादा जो लाभ है वो किसान को हो सकेगा। शुद्ध लाभ किसान को सीधा तौर पर वो मिल सकेगा, लेकिन आवश्यकता है तो सिर्फ इस जानकारी को लेने के लिए और इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो संचालित किए जाते हैं, तभी हम मान सकते हैं कि और ज़्यादा जो आत्मनिर्भरता है वो कृषि क्षेत्र में आ सकेगी। ऑपरेशन ग्रीन की बात की जाए, टॉप से टोटल हम बात करें, या फिर खाद्य प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है हमारा, जिसमें नए और उत्पादों को जोड़ा जा रहा है जिससे किसान को और ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिल सके। और आने वाले समय की भी अगर बात की जाए, क्योंकि जो कृषि का स्वरूप है वो अब बदलता हुआ नज़र आ रहा है और यही स्वरूप एक नए भारत को भी आगे बढ़ा रहा है, जो कि एक आत्मनिर्भर भारत है, वो भी कृषि क्षेत्र के बलबूते, यानी जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, अपनी मेहनत के बलबूते देखिए कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं और इस देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। हमारे खास मेहमान, हमारे विशेषज्ञ आप सभी ने इस कार्यक्रम के लिए इतना कीमती समय आपने दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो जाना आपने कि कैसे अब आने वाले समय में जो ऑपरेशन ग्रीन है, यानी सरकार जो है वो किस तरीके से गंभीर है हमारे किसानों के मुद्दों पर, जो उनकी समस्याएं रहती थी कैसे उनका समाधान किया जा रहा है। फिर चाहे बात हम करते हैं टमाटर, प्याज या आलू, इन फसलों की, या इसके साथ साथ नई जो 19 ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनको जोड़ा जाएगा। और भी फल सब्जियाँ ऐसी हैं जहाँ पर नुकसान की संभावना रहती थी, लेकिन अब कोशिश यही की जा रही है कि जो नुकसान है वो कम से कम हो सके और एक किसान को ना सिर्फ उसकी जो आमदनी है वो मिले, बल्कि शुद्ध लाभ जो है, जो मुनाफा है वो और ज़्यादा मिल सके। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय पर, करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए। आय को दुगना करने में सक्षम है।